Hello and welcome everyone. I welcome all of you to my YouTube channel Allied in Healthcare Solutions. Myself बासित अली। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे MCQs डिस्कस करूंगा, दैट इज़ एनेस्थीसिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। इस टॉपिक के रिलेटेड जो है आप में से बहुत सारे व्यूवर्स कंटिन्यूसली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक के रिलेटेड आप एक वीडियो बनाएं। दैट्स द मेन रीज़न वाई आई चूज़ दिस टॉपिक टुडे। तो इस टॉपिक में मैंने जो भी MCQs डिस्कस किए हैं ये प्रीवियसली एनेस्थीसिया या OTs के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और यही कोशिश रही कि जो भी इस वीडियो में मैं MCQs लाऊं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज़ Okay, so the first question which is on your screen, general anesthesia associated common pulmonary complication in post-operative period is, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो है कौन सी लंग कॉम्प्लिकेशन हमें जनरल एनेस्थीसिया में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक, आपने यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। pulmonary atelectasis, pneumothorax, pulmonary aspiration, pulmonary embolism। ठीक, अगर यहाँ पे बात हम देखें तो यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया से के रिलेटेड पूछा जा रहा है। अगर स्पाइनल होता है या एपिड्यूरल तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट रहती है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो है रिनल के रिलेटेड होती है। ठीक, बट जो GA में हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस आर रिलेटेड टू लंग्स। ठीक, और अगर लंग्स में हम बात करें तो जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है एक्चुअल में, जनरल एनेस्थीसिया ब्रीदिंग पैटर्न जो है उसको चेंज करता है। जो जनरल एनेस्थीसिया में ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसमें ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो यूजुअली चेंज होता है, जिसके कारण से जो है गैसेस एक्सचेंज जो है जो गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई में है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट होता है और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो एल्वियोलाई है वो सडन समटाइम्स उनमें क्या हो जाता है वो डिफ्लेट हो जाते हैं। ठीक, और उसके कारण क्या होता है कि लंग कोलैप्स होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपको रहेगा इस आंसर का, दैट इज़ पल्मोनरी एटेलेक्टेसिस। ठीक, okay, next question which is on your screen, drugs used during anesthesia produce all the actions except, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ऑप्शंस है इनमें से कौन सा एक्शन जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स का नहीं होता। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। एमनीशिया, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, मसल रिलैक्सेशन। ठीक, अगर हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करें दैट इज़ टेम्पोररी एमनीशिया भी होता है। सेकंड मसल रिलैक्सेशन भी होती है। उसके बाद रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन जो है रिवर्सिबल, यानी जो भी हम इफेक्ट जो इनहिबिट करते हैं उसके बाद वो रिवर्स भी होता है। ठीक, तो इनहिबिट के बाद जो है उसका रिवर्स भी होता है। ठीक, बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे दैट इज़ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ये एक्चुअल में जो है इसका एक्सेप्शन रहेगा। रीज़न इसलिए क्योंकि जो भी चाहे मसल रिलैक्सेशन है या एमनीशिया है या लॉस ऑफ सेंसेशन है ये सारी जो है टेम्पोररी होती है। ठीक, इनका जो है रिवर्स भी होता है। ठीक, आफ्टर सम टाइम इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका एक्सेप्शन रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसकी एक्सेप्शन रहेगा। ठीक, okay, next question which is on your screen, कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम है इनमें से किससे होता है। ठीक, अगर आप पहले कॉर्डा इक्विना को समझेंगे, जिस लाइक आपको भी पता होगा कि जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड जो स्टार्ट होती है ये सपोज ब्रेन है, ब्रेन से नीचे अराइज होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर अराइज होती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक, देयर आर टोटल 31 जो हमारे पास है टोटल स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक, और ये स्पाइनल नर्व्स जो है एडजेसेंट इंटरवर्टिबल फोरामिनास के थ्रू जो है एग्जिट करती है। ठीक, लेकिन जो लंबर सैक्रल के नर्व रूट्स है उनके पास जो एडजेसेंट फोरामिनास
जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक, जिसके कारण से उनका जो नर्व रूट्स का बंडल बन जाता है और उस बंडल को हम नाम देते हैं कॉर्डा इक्विना। ये आपको पता ही होगा यूजली। तो इस कॉर्डा इक्विना के रिलेटेड जो एक सिंड्रोम आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम यूजुअली या मैकेनिकल इंजरी की वजह से होता है, मैकेनिकल इंजरी टू दीज नर्व्स, या अगर हम ड्रग ओवरडोज देखें तो उससे भी जो है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम चांसेस रहते हैं, ठीक। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है इनमें से किस मेथड से चांस रहता है, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। बेयर्स ब्लॉक, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया। बेयर्स ब्लॉक जो है यूजुअली हम लिम्स में परफॉर्म करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली अपर लिम, जिसको हम नाम देते हैं IVRAB, इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। तो इसमें इसका रोल नहीं रहता कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम का। सेकंड आपके पास जो है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी जो है एक्स्ट्रा ड्यूरली देते हैं, तो इसमें भी चांस जो है नहीं रहता। थर्ड यहाँ पे जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो है चांस रहता है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम होने का, और मोस्ट प्रोबेबली जो चांस रहता है दैट इज़, अगर हम लिग्नोकेन की बात करें तो लिग्नोकेन जो है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम करता है, ठीक। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। मेंडलसन सिंड्रोम इज़, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो मेंडलसन सिंड्रोम है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक। केमिकल न्यूमोनिया, इसोफेजियल कार्सिनोमा, न्यूरोनल डिसऑर्डर ड्यू टू हाइपोक्सिया, ठीक। आप को अगर पता होगा मेंडलसन सिंड्रोम से क्या होता है, दैट इज़ एक्चुअली एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, यानी एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स टुवर्ड्स लंग्स, ठीक। अगर आप यहाँ पे देखें दैट इज़ केमिकल निमोनिया। केमिकल निमोनिया इज़ ड्यू टू मेंडलसन सिंड्रोम, ठीक। तो अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें दैट इज़ ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। Okay, next question which is on your screen. Among the following conditions there is chance of Mendelssohn syndrome except, यानी अपने जैसे ऊपर मैंने आपको बोला है मेंडलसन सिंड्रोम जो यूजुअली हम एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स की बात करें, ठीक। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो है हर एक में, इनमें से किस कंडीशन में जो है गैस्ट्रिक एस्पायरेशन चांसेस नहीं रहते, यानी मेंडलसन सिंड्रोम चांस नहीं होता, ठीक। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, हाइटस हर्निया, वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स लेस देन 10 ml। अगर बात करें ओबेसिटी में चांसेस रहता है, ठीक। प्रेगनेंसी में भी जो है मेंडलसन सिंड्रोम चांस रहता है, ठीक। थर्ड हाइटस हर्निया भी है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स लेस देन 10 ml। अगर हम मेंडलसन सिंड्रोम की कंट्रीब्यूशन की बात करें दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स मोर देन 20 to 25 ml, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसका एक्सेप्शन रहेगा दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स लेस देन 10 ml। Okay, next question which is on your screen. As per ASC, which is not correct related to pre-operative starvation, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो प्री ऑपरेटिव फास्टिंग है एज़ पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है रिलेटेड टू दैट, हाँ, ASC गाइडलाइन के रिलेटेड आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। Light meal up to 4 hours, clear fluids up to 2 hours, pulpy juice up to 2 hours, both A and C, all of the above। इस पे जो है थोड़ा सा हम ओवरव्यू हम यहाँ पे इस पे देंगे, दैट इज़ हम पहले हम सॉलिड फूड देखेंगे, सॉलिड, उसके बाद लाइट मील,
उसके बाद थर्ड जो है नॉन ह्यूमन मिल्क, थर्ड जो है ह्यूमन मिल्क, और उसके बाद जो है पल्पी जूस, एंड लास्ट वन जो है क्लियर फ्लूइड्स, क्लियर फ्लूइड्स। ठीक, अगर सॉलिड फूड की बात करें दैट शुड बी स्टॉप्ड बिफोर 8 आवर्स, तो 8 आवर्स पहले जो है सॉलिड फूड स्टॉप होना चाहिए। सेकंड लाइट मील, लाइट मील जो है लाइक मिल्क या ब्रेड, मिल्क या बिस्किट, वट एवर दैट इज, दैट मस्ट बी 6 आवर्स बिफोर। देन आफ्टर नॉन ह्यूमन मिल्क इट मस्ट बी ऑल्सो 6 आवर्स बिफोर। ठीक, नॉन ह्यूमन मिल्क लाइक काउ मिल्क अगर यहाँ पे बात करें। देन ह्यूमन मिल्क यानी ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क जो है दैट इज़ अप टू 4 आवर्स, इसको याद रखेंगे। उसके बाद पल्पी जूस, तो पल्पी जूस भी अप टू 4 आवर्स तक। एंड जो लास्ट वन है दैट इज़ क्लियर फ्लूइड्स, दैट इज़ अप टू 2 आवर्स। ठीक, तो आपने यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा। तो पहले हम ऑप्शन पहला देखेंगे लाइट मील अप टू 4 आवर्स, तो लाइट मील यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज़ अप टू 6 आवर्स, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगी, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। सेकंड क्लियर फ्लूइड्स अप टू 2 आवर्स, तो क्लियर फ्लूइड्स करेक्ट है यहाँ पे। देन पल्पी जूस अप टू 2 आवर्स, तो पल्पी जूस मैंने बोला आपको दैट इज़ 4 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे जो है ए एंड सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन ए एंड सी आर इट्स करेक्ट। Okay, next question which is on your screen. The most common triggers of anaphylaxis under anesthesia are, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एजेंट जो है ट्रिगरिंग एजेंट है जिसके कारण से एनाफाइलैक्सिस एनेस्थीसिया में होती है। ठीक, एनाफाइलैक्सिस यानी एलर्जिक रिएक्शंस जो है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स, एंटीबायोटिक्स, लेटेक्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको पता होगा मसल रिलैक्सेंट्स जो है इट कैन कॉज टू एनाफाइलैक्सिस, और मोस्ट प्रोबेबली जो है एट्रोक्यूरियम कॉज करता है मसल एनाफाइलैक्सिस। सेकंड एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स भी जो है एनाफाइलैक्सिस करते हैं। उसके बाद लेटेक्स, लेटेक्स एलर्जी आपको पता ही होगा, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से एजेंट्स जो है ट्रिगर करते हैं। ठीक, तो ये सारे एजेंट्स प्रॉब्ली क्या करते हैं, एनाफाइलैक्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। Okay, next question which is on your screen. Anaphylaxis can typically present with the following symptoms, यानी जो एनाफाइलैक्सिस अभी मैंने आपको बोला था रिएक्शन जो है यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि एनाफाइलैक्सिस में हमें कौन से टिपिकली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक, हाइपरटेंशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, मसल रिजिडिटी एंड फीवर, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट वन नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टिपिकल सिम्टम है इसका, तो उस चीज़ के लिए पहले हम ये समझें कि जैसे एनाफाइलैक्सिस की बात होगी तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि हिस्टामाइन रिलीज होगी। ठीक, तो हिस्टामाइन रिलीज होगा, हिस्टामाइन रिलीज से क्या हो जाएगा, एक वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन में क्या हो जाएगा, कैपिलरी लीकेज बढ़ जाएगा। ठीक, कैपिलरी लीकेज इंक्रीज होगा, जिसके कारण से है जो है ब्लड प्रेशर कम होगा, दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। ठीक, तो हाइपोटेंशन आपको पहला जो सिम्टम मिलेगा। और सेकंड जो है, अब जो ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो रिलीज़ हुए इनके कारण जो है स्मूथ मसल्स जो है इनमें स्पाज्म आ जाता है, तो विच कैन लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, जो एक
टिपिकल सिम्टम हमें एनाफाइलैक्सिस में देखने को मिलता है। ठीक, okay, next question which is on your screen, among the following least cause of heat loss during anesthesia, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो एनेस्थीसिया के दौरान बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से जो हीट लॉस होता है, इन प्रोसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोसेस से लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ठीक, ऑप्शन इस वाले देख लेते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्विक्शन, इवापोरेशन। ठीक, तो अगर हम लीस्ट हीट लॉस की बात करें यहाँ पे, दैट इज़ कंडक्शन। ठीक, तो कंडक्शन जो है लीस्ट हीट लॉस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया करता है। कंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज़ अगर ये पेशेंट की बॉडी है, तो पेशेंट की बॉडी जब कोई मेटेलिक सरफेस सपोज टेबल से जो है टच कर रही है डायरेक्टली, और ये सरफेस कूलनेस के कारण जो है बॉडी से हीट लॉस हो रहा है। ठीक, दैट इज़ एक्चुअली कंडक्शन। तो ये कंडक्शन लीस्ट होता है हीट लॉस का। बट जो अगर कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि जो हाईएस्ट कॉज ऑफ हीट लॉस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया होता है, दैट एक्चुअली इज़ रेडिएशन, जो अप्रॉक्सीमेटली जो है मोर देन 60% कॉज होता है हीट लॉस का ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। रेडिएशन में क्या होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लेस होने के कारण बॉडी से हीट वेव्स जो है रेडिएट हो जाती है, और जिसके कारण से जो है हीट लॉस मैक्सिमम होता है। ठीक, अगर हाईएस्ट पूछा जाए दैट इज़ रेडिएशन, बट जो लीस्ट यहाँ पे है दैट इज़ एक्चुअली कंडक्शन। ऐसे भी ऑर्डर में आप याद रख सकते हैं। अगर रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन विल बी हाईएस्ट, देन देयर विल बी इवापोरेशन, देन कन्विक्शन, लास्ट वन विल बी कंडक्शन। ठीक, तो सबसे कम जो होता है दैट इज कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन रिस्पॉन्स टू पोस्ट ऑपरेटिव श्योरिंग, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में श्योरिंग होती है पेशेंट्स में, उसके रिलेटेड आपने फॉल्स रिस्पॉन्स देखना है इसमें से। हाँ, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। Increases oxygen consumption, drug of choice is pethidine, drug decreases metabolic rate, most commonly seen with halothane। ठीक, अगर आपको पता होगा हेलोथेन शेक्स के बारे में, दैट इज़ एक्चुअली जो पोस्ट ऑपरेटिवली हेलोथेन शेक्स जो होते हैं, दैट इज़ राइट ऑप्शन हियर, इसके कारण श्योरिंग होती है। सेकेंड, डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, अगर यहाँ पे आप देखें इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, जब भी बॉडी में श्योरिंग का रिस्पॉन्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हाई होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है, तो वहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है, ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, और जब इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म हाई हुआ, उसके कारण ऑक्सीजन कंजप्शन जो है हाई हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने कहा डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पे जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ये बोल रहा है कि डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, तो ये जो है इसका एक्सेप्शन रहेगा, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव श्योरिंग, क्योंकि इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है विच फर्दर इंक्रीजेज ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक, और इवन आपको ये पता होगा कि जो ड्रग ऑफ चॉइस श्योरिंग में है दैट इज़ पेथाइडिन। देन okay, next question which is on your screen, drug used to treat malignant hyperthermia, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ड्रग्स दिए हैं इसमें से कौन सा ड्रग हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया केस को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, पिथेटिन, डेंट्रोलिन, फेंटनाइल, मॉर्फिन। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया दैट इज़ एक्चुअली डेंट्रोलिन सोडियम, तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। Okay, next question which is on your screen, drug which can be given in malignant hyperthermia, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन ड्रग्स में कौन सा ड्रग हम मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में दे सकते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं,
प्रोकेन, प्रोपोफॉल, बोथ ए एंड बी, स्कोलिन। ठीक, तो ड्रग विच कैन बी गिवन इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो यहाँ पे जो है आप अगर याद रखेंगे लोकल एनेस्थेटिक प्रोकेन जो है वो हम ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। सेकेंड वन प्रोपोफॉल भी जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। थर्ड जो यहाँ पे है स्कोलिन, इट एक्चुअली ट्रिगर्स मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज बोथ ए एंड बी। Okay, next question which is on your screen. Which of the following is an indicator of an malignant hyperthermia crisis? यानी एक malignant hyperthermia crisis केस में जो है कौन सा हमें इंडिकेटर होता है कि पेशेंट को जो है malignant hyperthermia है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। जॉ मसल रिलैक्सेशन, लो एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ब्रेडिकार्डिया, डार्क ब्राउन यूरिन। अगर यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्राइसिस की बात करें तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्राइसिस में जॉ मसल रिलैक्सेशन नहीं, जॉ मसल स्पाज्म्स होते हैं। ठीक, सेकंड लो एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, यहाँ पे जो है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स जो है हमें इंक्रीज मिलते हैं ना कि डिक्रीज। ठीक, तो ये भी इसका राइट नहीं है। ब्रेडिकार्डिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्राइसिस में जो है टेकिकार्डिया हमें पेशेंट को देखने मिलता है रादर देन ब्रेडिकार्डिया। लास्ट वन जो है डार्क ब्राउन यूरिन, अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज़ जब भी मसल सेल ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो निकलता है मसल सेल ब्रेकडाउन जो होता है उसमें हमें निकलता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन जो है ब्लड के थ्रू देन किडनी से फिल्टर होके यूरिन में आ जाता है और यूरिन का कलर जो हमें देखने को मिलता है उन पेशेंट्स में दैट इज़ डार्क ब्राउन यूरिन। तो इसका जो पावरफुल इंडिकेटर होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्राइसिस में दैट इज़ एक्चुअली डार्क ब्राउन यूरिन। Okay, next question which is on your screen. Risks associated with jet ventilation include, यानी आपने आइडेंटिफाई करना है जो जेट वेंटिलेशन जिसको हम इमरजेंसी वेंटिलेशन या नॉन इंटुबेटिंग वेंटिलेशन भी कहते हैं। ठीक, ये यूजुअली जो है लेज़र सर्जरीज में जब सर्जन को नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे फील्ड चाहिए होता है तब ये हम जो है जेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसके एसोसिएटेड में कौन सी रिस्क है नीचे जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। आई इंजरी, बर्न्स, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड इन्फेक्शन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा दैट इज़ एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। इसमें इसलिए चांस होता है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स का क्योंकि जो जेट वेंटिलेशन में एयरवे प्रेशर है वो हाई रहता है जिसके कारण से जो है एयर लीक टुवर्ड्स स्टोमक होता है और जब स्टोमक की ओर एयर लीक होता है तो इट डिस्टेंट्स एक्चुअली स्टोमक जिसके कारण से जो है एस्पिरेशन होता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स का। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। ड्रग विच कैन लेड टू कन्वल्जेंस, आपने आइडेंटिफाई करना है इन ड्रग्स में से कौन सा ड्रग कन्वल्जेंस कर सकता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। सिवोफ्लोरिन, एट्रोक्यूरियम, मिथॉक्सिटोन एंड फ्लोरिन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें तो ये सारे ड्रग्स जो है यूजुअली इसका पर्पज़ यही था इसमें रखने का क्योंकि इंडिविजुअली कभी इस पे क्वेश्चंस आते हैं अमंग द फॉलोइंग विच ड्रग कैन कॉज कन्वर्जेंस। आप याद रखेंगे जैसे सिवोफ्लोरिन है ये इनहेलेशनल एजेंट है, इससे भी कन्वर्जेंस हो सकते हैं। सेकंड, एट्राक्यूरियम जो एक मसल रिलैक्सेंट है ये भी कन्वर्जेंस करता है। थर्ड जो है बारबिट्रेट, यहाँ पे मिथॉक्सिटोन, तो मिथॉक्सिटोन से भी जो है कन्वर्जेंस होते हैं। यहाँ पे एनफ्लोरिन भी एक इनहेलेशनल एजेंट है जिसके कारण से भी जो है कन्वर्जेंस होते हैं। और एवन जो एनफ्लोरिन है इट कैन लीड टू एपिलेप्सी ऑल्सो, तो ये एक एपिलेप्टोजेनिक ड्रग भी है। तो ये सारे जो है नर्वस कॉम्प्लिकेशंस, नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस करता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव।
Okay, next question which is on your screen. Which of the following anesthetic drug is known to cause anaphylaxis in operation theater? यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे ड्रग्स दिए हैं इनमें से कौन सा ड्रग जो है एनाफाइलेक्सिस करता है, यानी ड्रग रिलेटेड रिएक्शन जिससे होता है। ठीक, अगर आपको याद होगा मैंने ऊपर ही बोला था कि जो मसल रिलैक्सेंट्स में मोस्ट प्रोबेबली एनाफाइलेक्सिस होती है दैट इज़ ड्यू टू एट्राक्यूरियम। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन बी एट्राक्यूरियम है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जो एट्राक्यूरियम जो है ऑपरेशन थिएटर में मोस्ट कॉमनली जो है एनाफाइलेक्सिस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। केटामाइन हेलुसिनेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय। केटामाइन जो एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया ड्रग भी जिसको हम कहते हैं, इसके कारण से जो है हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक, उन हेलुसिनेशंस को डिक्रीज़ कौन से ड्रग से करते हैं। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। कैफीन, ड्रोपेरिडोल, मिडाजोलम, नियोस्टैग्माइन। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज़ मिडाजोलम। मिडाजोलम जो है एक्चुअली जो हेलुसिनेशंस ड्यू टू केटामाइन होते हैं उनको रिड्यूस करता है। ठीक, next question which is on your screen. Malignant hyperthermia is due to abnormality of which receptor? ये आप याद रखेंगे, इसके रिलेटेड यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है वो एक्चुअल में कौन से रिसेप्टार की एबनॉर्मेलिटी से होता है। ठीक, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। राइनोडिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामाइन। ठीक, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है एक्चुअली राइनोडिन रिसेप्टार्स जो एक मसल सेल में यूजुअली एक रिसेप्टार होता है जिसका वर्क ये होता है कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज़ करता है। ठीक, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब भी इसमें कोई डिफेक्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर आप देखेंगे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो इसके राइनोडिन रिसेप्टार के जीन्स होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 पे। तो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण जो है इसमें एबनॉर्मेलिटी रहती है और इसके कारण से जो है एक्सेसिव रिलीज ऑफ कैल्शियम करता है और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया उसी से फिर होता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो एक्चुअली राइनोडिन रिसेप्टार्स की होती है। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनेस्थीसिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।